So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir and this will be my first video for the YouTube. So as a physics teacher मैं क्या करूँगा आज से अपने फिजिक्स के लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट करूंगा जो कि क्लासेस 10th 11th एंड 12th के लिए रहेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि JEE एंड नीट, तो उनके लिए ये लेक्चर्स यूजफुल रहेंगे। आज से हम क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर है रोटेशनल मोशन ये स्टार्ट करेंगे। और हम क्या करेंगे, देखो एकदम से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो उसके लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो भी टॉपिक्स जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा हमारे लिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है, द फोर्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब क्या कि whenever there is a circular motion a force arises and that force is called as a centripetal force। मतलब जहां पे भी सर्कुलर मोशन होता है तो उस सर्कुलर मोशन की वजह से एक फोर्स आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तभी वहां पे क्या होगा, एक फोर्स आएगा, अराइज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब क्या कि वो सेंटर की तरफ होता है। अगर ये सर्कल है तो उसका सेंटर, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स अराइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, वो एक रियल फोर्स होता है। और एक फोर्स होता है इसका ही अपोजिट फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, तो उसको अपोजिट है, मतलब क्या, वो सेंटर से दूर जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपको डेफिनेशन में कुछ चेंज करना है तो बस आपका चेंज यहाँ पे होगा, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, नहीं विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंटर से दूर जाएगा। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स एक रियल फोर्स है तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी फोर्स होगा, मतलब शूडो फोर्स होगा। ठीक है, पर याद रखो ये जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये तभी आते हैं जब वहां पे कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तभी। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो वहां पे ये दोनों फोर्स एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। ठीक है, और जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। हालांकि दोनों के लिए एक ही होता है, mv²/r, where r is the radius of the circular loop, m is the mass of the object which is performing circular loop, and v is the velocity, that is linear velocity। सो और वो फोर्सेस की बात करते हैं, दैट इज वेट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, या फिर उसको रिएक्शन फोर्स भी बोला जाता है, जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा आज का, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो देखो वेट फोर्स मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, मतलब द फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड इज कॉल्ड एज अ वेट फोर्स। मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो जो वेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, मतलब हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मतलब अगर आप मास को g से मल्टीप्लाई कर देते हो वो क्या बन जाता है आपका वेट फोर्स। मतलब जो वेट फोर्स होगा वो क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो वेट फोर्स कैसे एक्ट करता है, तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब देखो ये तो सरफेस नॉर्मल था, अगर सरफेस इंक्लाइन है तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो देखो अब जो आपका सरफेस है वो इंक्लाइन है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है थीटा, तो इस केस में भी जो आपका वेट फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा, तो वो एक्ट करेगा हमेशा डाउनवर्ड। तो ऐसे वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अगर सरफेस ऐसे इंक्लाइन है तब भी, मतलब ये सरफेस तो ऐसे इंक्लाइन था, अब सरफेस ऐसे इंक्लाइन है, तब भी क्या होगा, जो आपका वेट फोर्स होगा वो हमेशा क्या करेगा, डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, मतलब ऐसे। तो जो वेट फोर्स होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। द फोर्स व्हिच एक्ट डाउनवर्ड इज कॉल्ड एज अ वेट फोर्स। अब देखो हम क्या करते हैं, रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं, या फिर इसको नॉर्मल फोर्स भी बोला जाता है। तो देखो नॉर्मल फोर्स मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब क्या होगा, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ऐसे, तो इसे परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये तो नॉर्मल सरफेस था, अगर हम सरफेस को इंक्लाइन बनाते हैं, मतलब कुछ एंगल बना देते हैं, तब क्या होता है देखते हैं। तो अब देखो जो आपका सरफेस है वो इंक्लाइन है, मतलब एंगल बना रहा है, तो इस केस में भी जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है वो कैसे होता है, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब अगर ये आपका सरफेस है तो इसको परपेंडिकुलर ऐसे, या फिर ये सरफेस है तो इसको परपेंडिकुलर ऐसे, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है। देखो कैसे, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे। सो देखो हम क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि जो आपका वेट फोर्स है और नॉर्मल फोर्स है वो किस तरह एक्ट करते हैं। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा है तो श्योरली वहां पर दो फोर्स होंगे, मतलब इस केस में तो और भी होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ लगता है, लेकिन अभी क्या याद रखो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पर रखा है तो वहां पर दो फोर्स होंगे, दैट इज वेट फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करेंगे इसे, एंड नॉर्मल फोर्स जो क्या होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। सेम यहां भी होगा, वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो आपका
नॉर्मल फोर्स है वो कैसे रहेगा, तो सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे। देखो ये जो आपका वेट फोर्स है और जो नॉर्मल फोर्स है, ये सभी फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट आते हैं। जब हम लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर कवर करने वाले हैं तब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए याद रखो, जो आपका वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगा। सो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, ये स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कंसीडर अ कार इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो एक कार है सपोज जिसका मास m है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर दैट कार ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। मतलब हमें क्या करना है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो देखो जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप सरफेस पर रखोगे तो श्योरली उसके ऊपर दो फोर्स होंगे, तो दैट इज आपका वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स। मतलब जो वेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इसे सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होता, मतलब इस सरफेस पे अगर ऑयल वगैरह होता, तो क्या ये कार सेफली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाती? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाहर की तरफ स्किड कर जाती। पर ऐसा हो रहा है तो नहीं हो रहा, वो क्या कर रही है, सेफली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या कि इस तरफ कोई फोर्स है जो उसको स्किड होने से रोक रहा है, और वो फोर्स कौन सा होता है, तो वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कहां लगता है, तो इस तरफ लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कार स्किड नहीं होती, वो सेफली क्या करती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। सो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंटर की तरफ आ रहा है। अब देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इमेजिनरी फोर्स। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, both the centripetal force and centrifugal forces are imaginary forces, but the centripetal force arises due to a real force and that is why it is called as a real force। मतलब क्या कि जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो एक रियल फोर्स की वजह से आता है और इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, रियल फोर्स बोलते हैं। हालांकि आप कहीं पर भी सिचुएशन में सेंट्रीपेटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई दे रहे हैं तो नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो नॉर्मल फोर्स है, एक mg है और एक फ्रिक्शन है। कहीं पर भी आपको सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई दे रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहे। पर यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि जो सेंटर की तरफ आता है वो कौन सा फोर्स होता है, तो वो होता है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस केस में जो सेंटर की तरफ आ रहा है वो कौन सा फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो मैनेज कर रहा है आपके सेंट्रीपेटल फोर्स को, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है और सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, m is the mass of the car, v is the velocity of the car and fx is equal to friction force। तो ये इक्वेशन बना हमारे लिए। और एक इक्वेशन बना सकते हैं इस डायग्राम को देख के, दैट इज जो आपका नॉर्मल फोर्स है उसको मैनेज किया है mg ने, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि mg जो फोर्स है दैट इज वेट फोर्स, उसको मैनेज किया है नॉर्मल फोर्स ने। मतलब जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज ऊपर वाला फोर्स, उसको मैनेज किसने किया है, तो नीचे वाले फोर्स ने। दैट इज अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, या फिर मैं कैसे बोलता हूँ, जो ऊपर वाला फोर्स है उसको मैनेज किया है नीचे वाले फोर्स ने, मतलब u इज इक्वल टू n। सो हमें लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल से, और जब भी हम क्या करते हैं ये साइन हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और इस केस में वो कांस्टेंट होता है आपका म्यू एस। मतलब fx इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इनटू n। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फ्रिक्शन के लिए। हालांकि ये जो है ना वो सभी लॉज ऑफ मोशन में आते हैं, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में तब डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप क्या याद रखो कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है म्यू एस इनटू एन। ये जो म्यू एस होता है वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है फिर इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हालांकि ये म्यू एस ही डिफाइन करता है कि जो आपका सरफेस है वो कैसा है, मतलब स्मूथ सरफेस है या फिर रफ सरफेस है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रिक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, तो म्यू एस इनटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये मैंने क्या किया, म्यू एस का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 2 से हमें n की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब ये वाला है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, म्यू एस इनटू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो होगा क्या, यहां से m
और ये m कैंसिल होगा, तो इक्वेशन क्या बचेगा, म्यू एस इंटू जी एज इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब हम क्या करेंगे, इस r को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो जो r यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। आप r म्यू जी लिखो या फिर म्यू आर जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मुझे b चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो क्या होगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर, that is b is equal to under root mu s r g. This will be the maximum safe speed for this car during the circular motion. ये होगा उस कार के लिए मैक्सिमम स्पीड जब वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब इसका मतलब क्या है, देखो तो बी मैक्स में लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर हम इस सारी वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज म्यू एस आर एंड जी, और वो सपोज आ रही है बी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर हम क्या करते हैं, म्यू एस आर और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, और वो वैल्यू आ रही है सपोज 14 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होगा कि 14 मीटर पर सेकंड उस कार के लिए उस सर्कुलर मोशन की मैक्सिमम स्पीड होगी। मतलब क्या होगा, अगर 40 से ज्यादा हुआ, सपोज 41 हुआ या फिर 42 हुआ या फिर 45 हुआ, तो क्या होगा, वो जो कार है वो स्किड कर जाएगी बाहर की तरफ, तो ये क्या होगा आपका मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, इसको मैक्स लिख देता हूं। और ये जो इक्वेशन है वो कोई तो कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया था, उसका स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा यहाँ पे कहीं पर। तो देखो हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज वॉल ऑफ डेथ, मतलब मौत का कुआं। आपने बहुत सारे मेला में वगैरह देखा होगा, मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर वॉल होती है और उसके अंदर कार या फिर बाइक होती है जो क्या करते रहते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहती है, तो वॉल ऑफ डेथ। तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये जो कार है वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उस वॉल्स के अंदर। अब आपको पता है कि एक फोर्स होगा जो हमेशा क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो होता है आपका वेट फोर्स mg, और एक फोर्स होगा जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। मतलब अब ये जो कार है वो क्या कर रही है, एकदम से ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स होगा वो सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होगा, क्योंकि ये जो कार है ना वो एकदम से ऐसे है, ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर ऐसे क्या होगा, आपका नॉर्मल फोर्स होगा। तो अब देखो अगर ये सर्कुलर वॉल फ्रिक्शनलेस होती, फ्रिक्शनलेस होती मतलब क्या होता है कि वहां पर ऑयल वगैरह होता, तो क्या ये कार वहां पे स्टेबल रह पाती, मतलब क्या वो कार कभी ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाती उस वॉल के अंदर, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि वो कार नीचे गिर जाती है, फ्रिक्शन ही नहीं है ना वहां पे। तो होता क्या है कि एक फोर्स होता है फ्रिक्शन जो ऊपर की तरफ लगता है, इस केस में वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उस कार को नीचे जाने से रोकता है, क्योंकि अगर वो फ्रिक्शन लेस होता तो वो कार कभी ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं कर पाती, वो वेट की वजह से नीचे चली आती। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इस केस में ऊपर लगता है, और नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, तो परपेंडिकुलर लगता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपका नॉर्मल फोर्स है वो कहाँ पे, सेंटर की तरफ है, और आपको पता है कि सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। अब देखो लास्ट टाइम हमने जब बात की थी सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार में हॉरिजॉन्टल रूल, तब जो फ्रिक्शन फोर्स था वो टुवर्ड्स द सेंटर था, तो वहां पे क्या हुआ था कि फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पांसिबिलिटी उठा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या है, सेंटर की तरफ आ रहा है, मतलब इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको मैनेज कर रहा है आपका नॉर्मल फोर्स। अब या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स ही क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पांसिबिलिटी उठा रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो और एक इक्वेशन बना सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, और एक इक्वेशन बना सकते हैं हम, दैट इज देखो ये फ्रिक्शन फोर्स को मैनेज कौन कर रहा है, mg कर रहा है, तो ये ऊपर वाला फोर्स है, तो हम लिख सकते हैं कि ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला, तो ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, तो फ्रिक्शन फोर्स है, और नीचे वाला फोर्स कौन सा है, तो mg है। तो हम ये और एक इक्वेशन बना सकते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, तो म्यू इनटू एन के बराबर होता है, इज इक्वल टू mg होगा। मैंने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है म्यू इनटू एन, ये यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 1 से पता चल रहा है, अब ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। अब देखो हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाय आर, तो हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू एस इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू mg। अब ये m और ये m कैंसिल होगा,
तो बचेगा क्या, तो म्यू एस वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी। अब देखो मुझे क्या करना है, वो जो कार जो अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैं क्या करूंगा, यहां से वी स्क्वायर को सेपरेट कर दूंगा। तो जहां पे ये आर है जो डिनोमिनेटर में, वो क्या होगा, यहाँ पे जी को जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या होगा देखो, म्यू एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी बाई म्यू एस। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। तो ये क्या होगी, तो उस कार की वॉल ऑफ डेथ में मैक्सिमम स्पीड होगी। तो ये थे हमारे दो मेन टॉपिक, दैट इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार एंड वॉल ऑफ अ डेथ। एक चीज याद रखो, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, वो हर बार अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा लास्ट केस था दैट इज सर्कुलर मोशन, उसमें सेंट्रीपिटल को मैनेज किया था आपके फ्रिक्शन फोर्स ने, और यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्मल फोर्स ने क्या किया है, उसको मैनेज किया है। तो आपको देखना पड़ता है कि जो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है, ठीक है। और जो सेंटर की तरफ आता है वो जो रियल फोर्स होता है उसी को हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर करते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे।